अब मैं भाई सुरेंद्र शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं। कारगिल पर बहुत कुछ कहा गया, शहीदों के नाम हैं। मैं वाकई में सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने 2 महीने में इतनी चोटियों पर कब्जा कर लिया, वापिस छीन ली। मेरे घर में तो एक चोटी वाली है, 30 साल में उस पर कब्जा नहीं कर सका। रोज शाम को मैं भी घुसपैठ करता हूं, सुबह धक्का देकर बाहर निकाल देती। 30 साल से यही हो रहा है मेरे साथ। हर एक चीज को ऐसी बात नहीं है कि कारगिल पर हम लोग हास्यरस वाले कुछ नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं पर लिखे नहीं, वो बात दूसरी है। क्योंकि जिन स्थितियों में आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिस मकसद से आयोजन रखा है, भाई हरिओम पंवार ने एक मकसद पर एक बहुत अच्छी रचना पढ़ी। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। डॉक्टर सीता सागर ने एक गीत शहीदों के नाम पर पढ़ा तो कम से कम ये लगा कि भाई जिस मकसद से रखा उस पर कविता होनी चाहिए। मैं 1-2 कविताएं आपको सुना देता हूँ। अभी बहुत कुछ आपके यहाँ राजस्थान में घटता रहता है। अभी सलमान खान ने हिरण मारा, जमानत नहीं हुई, अगले की जेल में चला गया। बेवकूफ़ था सलमान खान। उसे मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी ने हिरण मारने गए थे, कितने पापड़ बेलने पड़े थे अगले। जब उस तक को नहीं छोड़ा तो ये क्या बेचता है। बेवकूफ था सलमान खान, हिरण मार दिया, जमानत नहीं हुई। आदमी मार देता तो जमानत भी हो जाती। आदमी को जब चाहे जो चाहे जब मार दो, जमानत हो सकती है। एक कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, फिर उसके बाद अपने रंग पर आऊंगा। क्योंकि जिस मकसद से यह आयोजन रखा उस मकसद पर अगर मैं नहीं कहूं तो ये बेईमानी बात होगी। मैं एक कारगिल पर मैं भी अपने ढंग से मैंने एक बात कही है और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जिस मन से कविता लिखी उसी मन से आपका भी ध्यान चाहूंगा इस कविता के ऊपर। क्या कहा? नहीं, मैं समझता हूं कि जब कविता पढ़ रहा है तो ये जो लफ्फाजी है ये बीच में बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमें और आपके बीच में थोड़ी बहुत दूरी रखनी चाहिए ताकि आप कविता से जुड़ सकें और मैं आपसे जुड़ सकूं। आपसी मेलजोल तो ठीक नहीं रहता। 30 साल से मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही, आपसी मेलजोल ठीक ही नहीं बैठ पा रहा। तो मैं चाहता हूँ इतनी दूरी आपस में रखी रह जाए, इतनी नज़दीकियाँ भी नहीं हो कि बहुत दूर हो जाए आदमी कम से कम। तो मैं एक कर देता हूँ। मैं एक हकीकत सुनाता हूँ, पुराने समय की याद दिलाता हूँ। एक था मोहम्मद गौरी जिसने इस देश पर 17 बार हमला किया था। एक था मोहम्मद गौरी जिसने इस देश पर 17 बार हमला किया था और हर बार हमारे पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराकर छोड़ दिया था। हर बार हमारे पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराकर छोड़ दिया था। इतनी बार हार से दुखी कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पढ़ा या देखा, एक चींटी को दीवार पर चढ़ते देखा और हर बार उसे गिरते भी देखा। एक चींटी को दीवार पर चढ़ते देखा और हर बार उसे गिरते भी देखा, लेकिन चींटी ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी बार दीवार पर चढ़ने में बाजी मारी। इस घटना से सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार भारत पर हमला किया। पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा। इस घटना से सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार भारत पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर ही दम लिया। और जिस पृथ्वीराज चौहान ने उसे 17 बार हराकर छोड़ दिया था, उसी मोहम्मद गौरी ने उसे छोड़ना तो दूर उसकी दोनों आंखों को ही फोड़ दिया था। उसे छोड़ना तो दूर उसकी दोनों आंखों को ही फोड़ दिया था। पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं देश के नेताओं से, अरे यार, मोहम्मद गौरी ने तो चींटी तक से सबक ले लिया था, तुम इतिहास से भी सबक नहीं ले रहे हो। जिन घुसपैठ मैं पूछना चाहता हूं देश के नेताओं से,
यार मोहम्मद गौरी ने तो चींटी तक से सबक ले लिया था, तुम इतिहास से भी सबक नहीं ले रहे हो। जिन घुसपैठियों ने हमारे हजारों सैनिक मार डाले, अब उन्हीं को सुरक्षित लौटने के लिए रास्ता दे रहे हो। अब उन्हीं को सुरक्षित लौटने के लिए रास्ता दे रहे हो। सही बात है, आजादी के बाद हमारे साथ यही तो हो रहा है कि हमारे सैनिक तो युद्ध में जीत जाते हैं और हमारे नेता जीती हुई जमीन को वापस लौटाते हैं। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। हकीकत यही है दोस्त, सैनिकों की वीरता हमें जिता जाती है और राजनीति की कायरता हमें हरा जाती है। हकीकत यही है दोस्त, सैनिकों की वीरता हमें जिता जाती है, राजनीति की कायरता हमें हरा जाती है। जीत का सौदा नेताओं द्वारा कर दिया जाता है और मरने वाली सैनिक की विधवा से पूछा तक नहीं जाता है। यही क्या, मरने वाली सैनिक की विधवा से पूछा तक नहीं जाता। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है, देश पर मिटने के लिए हमारे बेटे और देश को मिटाने के लिए आपके बेटे। क्या तमाशा है, देश पर मिटने के लिए देश पर मिटने के लिए हमारे बेटे, देश को मिटाने के लिए आपके बेटे। हमारे बेटे बेटी, हमारे देश को मिटाने के लिए आपके बेटे, हमारे बेटे आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए और आपके बेटे बेटियों के प्राण बचाने के लिए आतंकवादी छोड़ दिए जाए। आप रूबिया कांड को ध्यान रखें। हमारे बेटे आतंकवादियों से लड़ते लड़ते प्राण गंवाए और आपके बेटे बेटियों के प्राण बचाने के लिए आतंकवादी छोड़ दिए जाएं। मैं पूछना चाहता हूं देश के रहनुमाओं से, इन बड़े बड़े कर्णधारों से, सैनिक की मौत पर आंसू बहाने वाले इन नेताओं से, जब सैनिक की मौत पर तुम्हारा दिल इतना भराया है तो मुझे एक बात बताओ, इस 50 साल के इतिहास में किसी भी नेता ने अपना एक भी बेटा सेना में भर्ती कराया है? मैं पूछना चाहता हूं देश के नेताओं से, इन बड़े बड़े कर्णधारों से, शहीद की मौत पर आंसू बहाने वाले नेताओं से, जब सैनिक की मौत पर तुम्हारा दिल इतना भराया है तो मुझे एक बात बताओ, इस 50 साल के इतिहास में किसी भी नेता ने अपना एक भी बेटा सेना में भर्ती कराया है? अरे यार, ये लोग जो अपने कारनामों से देश का सम्मान गिराते हैं, ये जीते जी क्या, ये लोग तो मरने के बाद भी अपना सम्मान कराते हैं। ये लोग तो मरने के बाद भी सम्मान कराते हैं। यही वजह है कि कभी कभी मैं सोचता हूं और सोच सोच कर रोता हूं, आखिर ये क्यों किया जाता है? कोई भ्रष्ट नेता मर जाए तो ये तिरंगा उसके सम्मान में क्यों झुकाया जाता है? कोई भ्रष्ट नेता मर जाए तो ये तिरंगा उसके सम्मान में क्यों झुकाया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में कब लिखा जाएगा? जब ये झंडा शहीदों की मौत पर भी झुका दिया जाएगा, जब ये झंडा सैनिकों की मौत पर भी झुका दिया जाएगा। जानता हूं ये मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे बुजुर्गों द्वारा मुझे बताया जाता है कि झंडा देश पर मिटने वालों के लिए नहीं, देश को मिटाने वालों के लिए झुकाया जाता है। देश पर मिटने वालों के लिए नहीं, देश को मिटाने वालों के लिए झुकाया जाता है। अभी अभी मैंने कारगिल से लौटे एक घायल सैनिक से पूछा, ये क्या हुआ? कुछ मीलों का टुकड़ा 2 महीनों में खाली हुआ। ये क्या हुआ? कुछ मीलों का टुकड़ा 2 महीने में खाली हुआ। वह रुआंसा होकर बोला, हम तो देश पर मिटने के लिए गए थे, पर क्या करें, लड़ने से पहले इस देश की राजनीति ने हमारे हाथ पांव बांध दिए थे। इस देश की राजनीति हमारे हाथ पांव बांध दिए थे। अरे हम ही सैनिकों ने सन 71 में 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हम ही सैनिकों ने 13 दिन में सन 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अगर राजनीति वाले हमें भी सीमा पार करने की इजाजत दे देते तो हम भी जलवा दिखा सकते थे। बचे हुए पाक के 13 दिन में 4 टुकड़े कर सकते थे। बचे हुए पाक के 13 दिन में 4 टुकड़े कर सकते थे। मैं अपना फर्ज, क्योंकि जिस मकसद से यह आयोजन किया गया है, उस मकसद को, मैं एक कविता पढ़ना मुझे लाजमी भी था, वरना पवार ने जो कुछ कहना था इस मकसद के ऊपर अपनी कविता में बहुत कुछ कह दिया है। मैं अब, क्योंकि काफ़ी जोश की बात होगी, अब मैं थोड़ी होश की तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ। अभी चुनाव आ रहे हैं, मुझे पूछा तुम भी चुनाव लड़ लो।
मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ेगी। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीते हैं, लड़कर क्यों जीते? किस में शामिल हो? कोई कहता कांग्रेस में शामिल हो जा, कोई कहता भाजपा में शामिल हो जा। मैंने कहा मैं किसी में शामिल नहीं होता। बोले क्यों नहीं होते? मैंने बड़ा ठेकेदार छोटे ठेकेदार से नहीं मिलता है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा यार ये लोग मंदिर मस्जिद बनाने की बात करते हैं, मैं मुल्क बनाने की बात करता हूँ। मैं बड़ा ठेकेदार हूँ, छोटे ठेकेदारों से कैसे मिलता हूँ? बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर जब लोग छोटी ठेकेदारी करते हैं तब जाकर के तकलीफ होती। यार ये बंद कर दो, मुझे आंखों में दर्द होता है। तुम्हें क्या परेशानी? कर दो बंद कर बस दो। रहने दो। तुम अपनी छवि बनाने के लिए मेरी क्यों बिगाड़ने पर तुले? सीधी बात है। अब मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा, इसमें क्या परेशानी? इस पर आदमी की अंदर की रोशनी होती है, बाहरी रोशनी डाल पर उस पर क्या है ऐसी तैसी फेर देते? सीधी बात। अब मुझे पूछा इस चुनाव के बाद क्या होगा? मैंने अगला चुनाव होगा। कुछ भी कर लो, चुनाव होता ही रहेगा 1-1.5 साल में। अगर इस मुल्क को भाजपा और कांग्रेस वालों के दिमाग में ये देश हो तो इन दोनों को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि नालियां इस मुल्क में राज्य नहीं करनी चाहिए, नदियों को मुल्क में राज्य करना चाहिए। नालियां राज्य कर रही हैं, नदियां बाहर बैठी हैं। एक बार दोनों नदियां मिलकर के चुनाव लड़ लें, इन नालियों को साफ कर लें, फिर जिंदगी पड़ी है आपस में लड़ते रहना। क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों के पास एक है, दोनों को सत्ता चाहिए तो 2.5-2.5 साल बांट लो। हमारे बीच में 5 साल से पहनाने की जरूरत नहीं। पर आएंगे, हर बार आएंगे बीच में। कौन आदमी आज सुबह कहा था वो कहां चला जाएगा? अब महिलाओं के बारे में कहा गया, मैं महिलाओं के बारे में क्या बोलूं? इस मुल्क में जितने भी संसार में जितने युद्ध हुए सब लुगाइयों की वजह से होते। पूरी रामायण देख लो सीता जी की वजह से हुई, महाभारत देख लो द्रौपदी जी की वजह से हुई। मुझे एक युद्ध बता दो और मरे आदमी सारे। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक लुगाई मरने गई हो जिसके पीछे। अब ये कारगिल युद्ध भी लुगाइयों की वजह से। वाजपेयी जी को जयललिता निपटानी थी, नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो निपटानी थी, तो लड़ लिया आपस में दोनों के दोनों। सीधी बात। 2 लुगाइयों की तरफ से ध्यान हटाना था मुल्क का, बस सीधी बात है। हटाने में सफल हो गए दोनों के दोनों। खाड़ी युद्ध तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी लुगाइयों की वजह से। खाड़ी शब्द ही स्त्रीलिंग है। जब स्त्रीलिंग शब्द ने इतनी लड़ाई करवा दी तो लुगाई होती तो पता नहीं कितना गजब हो जाता उसके अंदर। पवार तू लुगाइयों के बारे में मत बात किया, क्या तू कुंवारा बैठा है? तुझे क्या मालूम क्या टेंशन होती है? अभी मैं दिल्ली से चला तो मैंने अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया। इसमें हंसने की बात नहीं, कई बार आदमी टेंशन को गले भी लगा लेता है। मैंने उससे कहा कैसा लग रहा है? उसने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे चंदन के पेड़ के अजगर लिपट रहा है। अब 20-22 साल बाद बितारे पति की यही हालत हो जाती है। अब मुझसे बोली मैं अपने छोरे के लिए अपनी जैसी लड़की देख कर लाऊंगी। मैंने उससे कहा देख तेरी मेरे से दुश्मनी है, लेकिन पीढ़ियों से क्यों बल्ला निकालने पर चलिए? पीढ़ियों ने तेरा क्या बिगाड़ा? अच्छा यहां पर सब लोग अपनी पत्नी को कई लोग लेकर आए, इसलिए नहीं कि उन्हें प्यार करते, इसलिए लेकर आए तो खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाते, मेरे से कहलवाना चाहते। अरे मर्द के बच्चों तो खुद बोलो अपनी लुगाई को तू ऐसी लगती है, तब वहां इनकी टैं बोल जाएगी। मुझे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई कि हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे, तू कह दिया हमारी तरफ से। और यूं देखा जाए तो मैं इस देश के पतियों का अम्बेडकर हूं। यह बेचारा शोषित समाज जो आज तक तरक्की नहीं कर पाया, उसको एक अदद पतियों को भी तो चाहिए ना। राजा राम मोहन राय, तो पतियों का राजा राम मोहन राय समझ लो आपके उत्थान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप उठ जाओ ऊपर तो ठीक है, नहीं उठो तो पड़े रहो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ मेरे जैसे 150 घर भी मैंने यहाँ बर्बाद कर दिया तो मेरी आत्मा बड़ी शांति मानेगी। चलो कम से कम अपना काम पूरा हो गया, अब ये भुगतते डोले। चलो मैं एक कविता सीधी पढ़ देता हूँ और सारा का सारा मामला, क्योंकि जो लोग पीछे गर्मी में बैठे हैं मैं बधाई देता हूँ उनको कि वो अपने प्राण को
चढ़ा करके, मतलब फिर भी बैठे आदमी अच्छे लगे, या इसलिए बैठे हैं कहाँ जाएं, दोनों स्थितियां हो जाती हैं। एक नेगेटिव थिंकिंग मुल्क में पैदा हो गई है, एक नकारात्मक सोच है। मैं यही बात आपसे करना चाहता हूँ, या मेरे अखबार वाले भी बैठे हैं। अभी क्रिकेट टीम जा रही है बाहर, अब गई चली गई, वापस भी लौट आएगी। को जानो आनो लगो ही रहेगो, कभी उनका दर्द हो जाएगा, माथा में दर्द हो जाएगा, बस कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। मैंने तो जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था उसी दिन उसे फ़ोन किया था, कपिल देव आगे से खेलना बंद कर दे तो जिंदगी भर के लिए वर्ल्ड कप अपने पास ही रहेगा। जब अपन खेलने ही नहीं जाएंगे तो साला वापिस जाएगा कहाँ से? कह दो अपना आइडिया ड्रॉप हो गया। एक चीज हासिल कर लो तो काय करोड़ों बाद में। दूसरे, जब आप पहली बार जाते हैं, शुरू में अगर पाकिस्तान से हार जाए तो बाद में इच्छा रहती है फाइनल में पाकिस्तान नहीं जीते, बस फाइनल में पाकिस्तान हार जाए तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम जीत गए हों। सही बात है, हम अपने आप को मजबूत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं पड़ोसी कमजोर बना रहे। यही वजह है कि हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। हमारी थिंकिंग ये नहीं कि हम मजबूत हों, एक नकारात्मक सोच है। मुझे याद है 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक वर मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, उसने कहा भगवान मुझे भी गोरा करो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक वर मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर दो बस। हम नहीं जीतना चाहते, बस पाकिस्तान हार जाए। इस नेगेटिव थिंकिंग ने बर्बाद किया। मुझे याद है एक आदमी भूखा मर रहा था, भगवान को दया आ गई, बोले भूखा मर रहा? बोले हाँ। बोले मांग ले जो तुझे चाहिए, पर एक ही शर्त है, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को दुगना दे दूंगा। जो आदमी भूखा मर रहा था बोले अगर भगवान यही बात है तो मेरी एक आंख फोड़ दो, भूखा मर जाऊंगा लेकिन पड़ोसी के पास डबल हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस नकारात्मक सोच ने मुल्क को बर्बाद किया, इस नेगेटिव थिंकिंग ने बर्बाद किया। आज जितनी फिल्में बनती हैं सब नेगेटिव बनती हैं। 2.5 घंटे तक एक गलत व्यक्ति का अत्याचार दिखाया जाता है और आखिरी 5 मिनट में उसको मार करके फिल्म खत्म कर दी जाती है। जिस दिन इस मुल्क में 2.5 घंटे तक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का आतंक दिखाया जाएगा, उस दिन से इस मुल्क में कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। गलत व्यक्ति को ग्लैमराइज करते हैं। हम ही नेगेटिव नहीं थे, हमारे देवी देवता भी नेगेटिव थे, गलती उनकी, परिणाम हम भुगत रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, देवी देवता पीछे पड़ गए, उसके बोल झूठ नहीं बोला तो अगले को इतना सताया कि शमशान घाट तक पहुंच गया। मैं पूछना चाहता हूं देवताओं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही थी? एक आदमी सत्य बोल रहा था। अरे तुम लोग किसी झूठ बोलने वाले को सताते तो वो सत्य बोलने लग जाता। तुम लोग गलत हो गए, इसलिए हम लोग भी गलत हो गए। एक महिला अपने पति की याद में जा रही थी, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, महिला पति की याद में चली गई, ऋषि मुनि को प्रणाम नहीं किया, ऋषि मुनि ने उसे श्राप दे दिया, जा तू अपने पति को भूल जा। किसी महिला को श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा। अरे तू तपस्या कर रहा था कि उस लुगाई को देख रहा था? तुझे क्या टेंशन हो रही थी? वो अपने पति की याद में जा रही थी, तू नाक परेशान हो रहा था। ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्र देवता अपने नाचने वाली अप्सरा को भेजते थे, जाओ उस ऋषि मुनि की तपस्या तोड़ आओ। और राक्षस लोग तपस्या करते थे तो सारे देवी देवता लोग प्रसन्न होकर के हथियार देने पहुंच जाते थे, वरदान देने पहुंच जाते थे। अगर हमारे ऋषि देवता लोग सही लोगों को वरदान देते, गलत लोगों को श्राप देते, तो आज हम भी पॉजिटिव हो गए होते। एक थिंकिंग नेगेटिव। मैं आपसे इतना ही करना चाहता हूं, आप सुबह किसी काम पर निकले और सामने से एक अर्थी निकल जाए तो कहते हैं बड़ा अच्छा शगुन है। जिस मुल्क में किसी की मौत आपका शगुन बन जाएगी वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस दिन किसी का आंसू हमारा आंसू बनेगा, जिस दिन किसी की हंसी हमारी हंसी बनेगी, उस दिन आप देखेंगे एक सुनहरा भारत हमारे हाथों के अंदर हो। थिंकिंग एक पॉजिटिव रखो, और कुछ मैं नहीं कहना चाहता। हमारे अखबार वाले भी बैठे हैं, विधानसभा में चर्चा चलती है, हरिजन महिला के साथ बलात्कार, ये भी लिख देते हैं हरिजन महिला के साथ बलात्कार। क्या ये वाक्य लिखना काफी नहीं था कि महिला के साथ बलात्कार?
अब वो हरिजन की हो या ब्राह्मण की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। राजनीति का काम है वो आंसुओं को लहू में नहलाएं, हमारा काम है जहां लहू बहता हो वहां आंसू बहाने की चेष्टा करें ताकि मामला ठीक बैठ जाए। मैं एक दो कविताएं आप तक सुना देता हूं, ताकि हास्य की सुना देता हूं, ताकि जब बार ये नहीं कहें कि क्या सोचकर बुलाया था, क्या निकल जाए, क्योंकि जिस पर आप सुनना चाहते हैं वो तो सुना ही दूं ना। मैं एक इन दिनों हैं पत्नी पर, मेरी पत्नी में आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे, जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें आप काहे को परेशान, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी तो घर बिगड़ रहे हैं, और क्या बात है। आपकी अपनी पत्नी में मैं क्यों इंटरेस्ट लूं, जब आपसे ही नहीं सलट रही तो मेरे कहां से सलटेगी यार, ये सही बात है। मैं यहां पर अपनी समस्या सुलझाना आया हूं कि आपकी समस्या सुलझाना आया हूं। आपकी समस्या तो ये तो पत्नी की समस्या आप हो कि आपकी समस्या पत्नी, मुझे क्या मालूम। चलो आगे बैठे, सबसे अच्छी बात है। पत्नी को नहीं लाए तो ये कह रहे हैं, लाए होते तो पत्नी हंसती तो हंसते। हाँ, मैं जितने भी मर्द को देख रहा हूँ जिनके पास लुगाई बैठी, पहले लुगाई को देखते हैं, वो हंस देती है तो हंसते हैं, वरना चुपचाप बैठे। मुझे नहीं देखते, कविता से कोई मतलब नहीं, लुगाई को देखेंगे चेहरे पर, क्या इसका असर है। हाँ सही बात है, उसमें कोई बात थोड़ी है, सब लुगाइयाँ जानते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है। यहाँ पर मैं एक कविता सीधी सादी पढ़ देता हूँ, मेरी अच्छी रचनाओं में से एक है, आप सुन लीजिए। हाँ, और इस रचना में मैंने अपने हिसाब से एक बात कही है और आपका ध्यान चाहूंगा। एक दिन मैं दिल्ली कवि सम्मेलन में अपनी घरवाली ने ले गया और सदा की तरह अपनी 4 लाइना सुनाई। मैंने के मालूम थो कि मैं अपनी आफत बुला रही हूं, वही 4 लाइना मैं थाने भी सुना रही हूं। मैं अपनी घरवाली की खूबसूरती का गुण गाया कि रंग तेरो अमावस जैसो पण तू पूर्णमासी लागे, चाल तेरी बेढंगी मैंने हिरनी सी लागे, और कई दिना के बाद जब मैं कवि सम्मेलन से वापस आऊं तो तू 6 बच्चा की मां होकर भी कुंवारी सी लागे। घर पहुंचता ही घरवाली चिल्लाई, मैं तो 1 बच्चा की मां हूं, थे 6 बच्चा की क्यों बतलाई। मैं बोलो जय मैं तेने 1 बच्चा की मां बतला तो लोगा ने हंसी को नहीं आती और तुक भी को नहीं मिल पाती। वाह बोली वाह रे, तू 6 बच्चा की मां बतला कर तुक मिलाई। मैं या पूछूं हूं बाकी के 5 बच्चा की तू कट्ठे बिड़ाई। अरे 1 बच्चा की मां बतलाने से हंसी को नहीं आवे और 6 बच्चा की मां बतलाने से हंसी आवे। अरे जमाने में कहीं गरीब की 6 बच्चा की मां से पूछो कि उन्हें रोना आवे कि हंसी आवे। चलो थे मैंने 6 बच्चा की मां भी बतलाई, पर जय थारे दिल में खोट को नहीं थो तो पढ़ता वक्त मेरे से आंख क्यों ना मिलाई। मैं बोलो तू तो बेकारी शक कर रही थी, मेरी तो आंख तेरे से भी मिल रही थी। वह बोली मैंने मालूम है कद मिल रही थी, जब चाल बेढंगी बता रिया था तो मेरे से मिल रही थी, और जब हिरनी सी बता रिया था तो उससे मिल रही थी। अरे मेरो रंग अमावस जैसो उनको दिखे पूर्णमासी, सत्यानाशी या कवैया कहने से आवे हंसी। अरे पैसा भी नहीं है, नहीं तो मैं जहर खा करके मर जाऊं। मैं बोलो देख पैसा की खातिर तो यो प्रोग्राम पोस्टपोन करा मन्ना, तेने कितना पैसा चाहिए अभी दिलाऊं, हरिओम पवार से मांग करके लाऊं। पर सुन ले वेद पुराण में एक बात सही कही है कि पत्नी दासी होवे है और पति परमेश्वर होवे है। वह बोली मैं तो दासी बनकर रह लूंगी, पर थे अपनी कहो, थे पति हो, जाओ परमेश्वर के पास ही जाकर रहो। अरे मैं तो सब सुख दुख सह लूंगी, थाने मंदिर में बैठा करी जगन्नाथ कह लूंगी। मैं बोलो यो हिंदुस्तान को पति भी बिचारो सब सुख दुख सवे है। शादी के 1 साल तक तो जगन्नाथ कहलावे है, 2 साल तक नाथ कहलावे है, और उनके बाद तो अनाथ ही नजर आवे है। वह बोली थे तो अनाथ ही नजर आओगा, क्योंकि मैंने मालूम है जब थे वरमाला पर मेरे दरवाजे आया था तो बैंड हाड़ो गानों बजा रिया था कि दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। मैं बोलो तू बैंड हाड़ा की बात सही मान रही है तो तेने मालूम है विदा पर मेरी तरफ से बैंड हाड़ो कुणसो गानों बजा रिया था। सुन ले कि दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले।
काड़ू नहीं सुना रहा, चुप रहो। ये तो अच्छा है शिक्षण संस्थान ने अपनी जयंती कवि सम्मेलन में करवा ली, वरना आज तक तो यही होता है, लोग फिल्मी कार्यक्रम में करवा लेते हैं, गाने गाते रहते हैं। जिस चैनल में देख लो लुगाइयाँ डांस कर रही होती है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है। पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, पहले राजा बादशाह को लुगाइयाँ डांस करानी होती थी तो 10-20 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, ताली बजाते थे, फिर आता था, फिर डांस होता था। अब तो 1 मिनट में 100 रुपये का केबल ले लो, जिसको चाहो उसको नचा लो 2 मिनट के अंदर। हेमा मालिनी पसंदी चैनल बदल दिया, करिश्मा कपूर वाली। पुराना जमाना होता तो 10-20 करोड़ रोज के खर्च हो जाते तुम्हारे इस बात के ऊपर, लेकिन सरकार ने बड़ा काम किया। अभी मैं गराड़ी को पिक्चर दिखाने ले गया, वो बोली देखो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित कितना बढ़िया प्यार कर रहे हैं, एक तुम 2 कौड़ी के, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। अरे मैंने कहा भगवान दोनों को इस काम के लिए 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तुम मुझे 20,000 रुपये दिलवा दे, इससे बेटर प्यार करके नहीं दिखा दूं तो मेरा नाम बता। और 1 करोड़ रुपया में भी लुगाई दूसरे की हो तो 10-20 हजार भी नहीं लेने को तैयार आदमी, फ्री फंड में ही सारा काम होता रहता, सारा तनाव हो रहा है। किस बात से? अभी जब्बरनाथ पुरोहित जी ने कहा कैसे आ रहा हो, मैंने कहा मैं फ्लाइट से आऊंगा। बोले नहीं वो कौन सी से? मैंने कहा भाई कहाँ से जाए? इंडियन एयरलाइंस से आ रहा हूँ। बोले प्राइवेट से चला करो, इंडियन एयरलाइंस से मत चला करो। मैं क्यों? बोले टाइम पड़ जाती है। मैंने कहा भाई मैं तो इंडियन एयरलाइंस से सफ़र करता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है, पता ही नहीं लगता है। ऐसे लगता है इंडियन एयरलाइंस में जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा हो आदमी, सात्विक वातावरण रहता है। सीधी बात है, यही हालत रहा तो 10 साल बाद इंडियन एयरलाइंस की एयर होस्टेस पूछेगी बोले बेटा चाय पिएगा कि कॉफी पिएगा? पूरा वातावरण ऐसा ही रहता है। सही बात है, इसमें आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है, आंख बंद करके बैठता है एयरलाइंस में, आंख खुलते ही एयर होस्टेस दिखाई दे जाती है, और आंख खोलकर बैठे तो एयर होस्टेस दिखते ही आंख बंद हो जाती है आदमी की। मैं तो जितनी भी लुगाइयाँ यहाँ पर बैठी हैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को इंडियन एयरलाइंस में भेजो, साला जैसा जाएगा वैसा ही लौट कर गया है, कुछ ना कुछ शुद्ध होकर ही लौटेगा। क्योंकि एयरलाइंस ही अपनी एक ऐसी है जिसमें सात्विक वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। मैं एक कविता आपके सामने पढ़ देता हूँ, और मेरी आज की इस कविता का मैं समझता हूँ जिस मकसद से मैं आया हूँ, जिस समाज में मैं आया हूँ, उस मकसद में इस कविता का पढ़ना जरूरी है। कहा जाता है हम भारतीय हो जाएं। कैसे हो जाएं भारतीय? हम अपने सगे भाई से नहीं जुड़े तो मुल्क से कैसे जुड़ जाएंगे? हम अपनी पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो आखिरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाएंगे? आप यहां संपन्न लोग बैठे, गरीब भी बैठे। जब आप एक कमरे में थे तो सारा परिवार इकट्ठा रहता था। जब आपके पास शाम की रोटी का जुगाड़ नहीं था, आपके पास या आपके पिता के पास या आपके दादा के पास, कहते होंगे हम इतने गरीब थे, तब सारा परिवार इकट्ठा रहता था। जब आपके पास रोटी बांटने के लिए हो गई तो परिवार भी बांट दिया। एक कमरे में से लेकर एक कोठी तक जो आप पहुंचे उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूं, और पूरे मन से आपका आशीर्वाद चाहूंगा। एक कमरा था, मंच का ध्यान चाहूंगा। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। पूरे मन से आशीर्वाद चाहिए, पूरे मन से तालियां से। जिस चेतना आपके घर की, आपको लगेगा घर चल रहा है आपका, इसमें जहां टूटे हम उसकी कविता पढ़ना चाहता हूं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। फिर विकास का फैलाव आया, भाई चुप हो जाइए प्लीज। फिर विकास का फैलाव आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। और इस पंक्ति पर यहां से वहां तक पूरी तालियों से आपका सिर्फ, उस चादर से बड़े हो गए आपके हमारे पांव, पूरे परिवार के पांव।
लोग कहते हैं, लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं। हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। यह समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। जरा बेटा कमाने लग जाए, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो उसी घर में असहाय हो जाते हैं जिस घर में उनकी चला करती थी। यह स्थिति हमारे समाज की। तब मैं कहना चाहता हूं कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक वो बाहर बड़ा सा ड्राइंग रूम, एक वो बाहर छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक वो अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूं। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, इन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। और पंक्ति पर आपका ध्यान चाहिए। और अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। आदमी पहुंच गया चांद तक। बड़ी तरक्की की इन 50 सालों में हमने। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजने लगे। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता सूर्य के रहस्य, पर नहीं गले लगाने जाएगा अपने सगे भाई को। चांद तक पहुंच जाएगा, अपने सगे भाई के दरवाजे पर गले लगाने नहीं जाता। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता सूर्य के रहस्य, पर नहीं गले लगाने जाएगा अपने सगे भाई को। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदी हैं खाइयां। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। मैंने जितने भी यहाँ ये युवा साथी बैठे हैं, मेरे जवान साथी आज जो यहाँ बैठे हैं, ये कविता मैंने सिर्फ उनको इसलिए सुनाई है कि आज एक शिक्षण संस्थान में मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहो ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सके। अगर आप परिवार से जुड़ गए तो मुल्क से जुड़ने की प्रक्रिया अपने आप शुरू होती चली जाएगी। दुनिया की कोई ताकत फिर हमें मुल्क से जोड़ने से नहीं रोक सकती। मैं ये कहना चाहता हूं, कहां कहां जुड़ोगे, कहां कहां टूटोगे। राजनीति तोड़े, लेकिन अगर हम एक हों तो कौन हमें तोड़ सकता है। एक चंडालनी शमशान घाट में मुर्दे की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी, और मांस को पकाने के लिए लकड़ी की जगह एक मुर्दे को जला रही थी। सबसे घटिया औरत, सबसे घटिया जगह, सबसे घटिया बर्तन और कौवे के मांस को संसार में सबसे घटिया माना जाता है। लेकिन क्या उससे भी घटिया कुछ होता है संसार में? आज शहीदों के समर्पित ये कार्यक्रम है, तो उन्हीं को समर्पित एक 4 पंक्ति हैं। एक चंडालनी शमशान घाट में मुर्दे की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी, और मांस को पकाने के लिए लकड़ी की जगह एक मुर्दे को जला रही थी। मांस पकने के बाद चंडालनी ने उसे नीचे उतारा और उसे एक सड़े हुए चमड़े से ढक दिया। उधर से गुजरने वाले व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया की सबसे घटिया चीज
सबसे घटिया स्थान पर, सबसे घटिया व्यक्ति द्वारा, सबसे घटिया बर्तन में, सबसे घटिया मांस को पकाया गया है। फिर किस चीज से बचाने के लिए तैने इसे चमड़े से ढका है? तो चंडालनी उत्तर देती है कि इधर से कोई देशद्रोही गुजरे और उसके पांवों की धूल इस मांस में न पड़ जाए, उससे बचाने के लिए।